गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं महेश शर्मा, पीजीटी इंग्लिश। आज ग्रामर का एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक क्लॉज के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर ध्यान से ये टॉपिक देखा जाएगा तो इतना टफ भी नहीं है। शुरुआत से शुरू करते हैं कि किसी लैंग्वेज की बेसिक साउंड लेटर्स होती हैं, अल्फाबेट्स होते हैं। दे आर मीनिंगलेस, विदाउट मीनिंग। They only produce basic sounds of a language. But when we combine them in a group, and which gives us a clear meaning, it can be called a word. Like it, the BT, such as these words are combined in a group and which has also a clear meaning. It is a word. Likewise, we can see CAT, cat, book. When these letters are combined in a group and gives a clear meaning, that can be called a word. A word is not necessarily is a combination of word and letter also can be function as a word also. We can clear it through an example. He is a student. When we analyze this sentence, this is a group of letters. This is also a group of letter. Student is also a group of letter. But when we can look at this letter has something in this sentence also. So it can also be called a word. कि वर्ड को हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि शब्दों का समूह हो। इसको अगर सिंपल लैंग्वेज में, क्योंकि हम हिंदी स्पीकिंग रीजन से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट के लिए थोड़ा इजी हो जाता है इंग्लिश के ग्रामर टॉपिक को क्लियर करना। तो जैसे ही है, दो अक्षरों का समूह है, लेकिन इसका यहाँ पे मीनिंग है एज ए प्रोनाउन इस्तेमाल किया है। यहाँ पे हम नहीं जाएंगे, कोई प्रोनाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच को नहीं देखेंगे कि यहाँ पे ही थर्ड पर्सन सिंगुलर मेल पर्सन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो ही इज अ वर्ड, इज ऑल्सो अ वर्ड। यहाँ पे ए जो लेटर लिख रखा है, यहाँ ये एक एडजेक्टिव के तौर पे, जिसको पर्टिकुलरली हम आर्टिकल्स भी कह सकते हैं, उस तौर पे इस्तेमाल किया गया है। तो ए भी एक वर्ड का फंक्शन करता है, इसको भी हम वर्ड बोल लेंगे। तो वर्ड जो है मिनिमम एक लेटर का हो सकता है, 2-3 लेटर होते हैं। जैसे आई एम अ स्टूडेंट, सिंपल से सेंटेंस ले रहे हैं तो यहां पे आई जो है ये भी मीनिंगफुल है, तो दैट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड अ वर्ड हियर। अल्फाबेट्स में देखते हैं, आई इज मीनिंगलेस, दिस इज अ बेसिक साउंड ऑफ ए लैंग्वेज, बट हियर इट इज अ वर्ड। तो वर्ड जो है शब्दों के समूह होते हैं, ए आई ओ जैसे लेटर्स को छोड़ के, और इनका मीनिंग निकलता है। शब्दों का, अक्षरों का समूह और मीनिंग निकलता है। फ्रेज देखते हैं, फ्रेज जो है मिनिमम 2 वर्ड से बनी होती है। जैसे देख सकते हैं, इन द रूम, ऑन द टेबल, लुक आफ्टर, इन फ्रंट ऑफ। These are all
a group of words. In is also a word, likewise the and room subsequently are groups. These are words, लेकिन इसको हम अकेले केवल इसी ग्रुप ऑफ वर्ड को अगर हम केवल इतना बोल के छोड़ दें तो कोई सेंस, कंप्लीट सेंस क्लियर नहीं होगी। इन्हें क्या कहते हैं हम? फ्रेज। इन द रूम मीन्स कमरे में। कोई इतना शब्दों का समूह बोले कि इन द रूम, इसका कोई मीनिंग क्लियर नहीं होता, अधूरा अर्थ है। इन एज ए प्रीपोजिशन मीनिंगफुल। दी भी किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए आर्टिकल एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं। रूम का भी मीनिंग होता है ऑन द टेबल, लुक आफ्टर, ये सभी शब्दों के समूह हैं, लेकिन ये कंप्लीट सेंस एक्सप्रेस नहीं करते। इस प्रकार के शब्दों के समूह को हम फ्रेज बोल देते हैं। अब आते हैं हम सेंटेंस। सेंटेंस भी फ्रेज की तरह ही शब्दों का समूह होते हैं, कि जैसे यहां पे ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिखा गया है, लेकिन इसका कोई अर्थ बनता है कि ही इज ए स्टूडेंट, कि वह कोई विद्यार्थी है। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, चंडीगढ़ इज द कैपिटल ऑफ हरियाणा। ही वर्क्स वेरी हार्ड, राम गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, द सन सेट्स इन द वेस्ट। अभी जो शब्दों के समूह आपके सामने रखे गए हैं, वो ऑल दीज आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स एज वेल एज दे एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट मीनिंग। फॉर एग्जाम्पल, वी पिक वन सेंटेंस, द सन सेट्स इन द वेस्ट। सूर्य पश्चिम दिशा में अस्त होता है। तो ये पूरा सेंटेंस एक स्टेटमेंट एक्सप्रेस करता है, इसमें कुछ बताना शेष नहीं रहता। तो इस ऐसे ग्रुप ऑफ सेंटेंस, ही इज अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट, दीज आर आल्सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स एज वेल एज दे एक्सप्रेस अ कंप्लीट मीनिंग। सो दीज एग्जाम्पल्स कैन बी कॉल्ड अ सेंटेंस। अब सेंटेंस को हम थोड़ा और ग्रामेटिकल मैनर में थोड़ा सा एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे, कि कोई सेंटेंस जो होता है फ्रेज की तरह ही ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, लेकिन एक ग्रुप ऑफ वर्ड को हम केवल फ्रेज कह के एक्सप्रेस करते हैं, एड्रेस करते हैं, जबकि दूसरे ग्रुप ऑफ वर्ड को हम सेंटेंस कहते हैं। तो इसको ग्रामेटिकली थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि कोई सेंटेंस होगा, कि एक एग्जांपल लेते हैं हम, कि जैसे कोई ह्यूमन बीइंग है, कोई लिविंग बीइंग है, कि उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन क्या हो सकता है? कि कोई उसके लिए कह सकता है कि ब्रेन होता है, कि ब्रेन के बगैर लिविंग बीइंग, अब पेड़ पौधों में तो शायद ब्रेन ये क्लियर कट नहीं है। हार्ट बोला जा सकता है, अपनी आईज, अपना फेस, लंग्स, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है? कह सकते हैं कि लिविंग बीइंग में उसकी लाइफ, कि विदाउट लाइफ अ ह्यूमन बीइंग इज और अ लिविंग बीइंग इज वर्थलेस। तो इसी प्रकार से कोई सेंटेंस होता है कि कोई चाहे 18-20 साल का बच्चा हो, एक हम जनरल वे में एक एग्जांपल लेते हैं, अगर डेथ हो जाए, उसके लाइफ ना रहे, तो उसको तुरंत शमशान घाट में ले जाकर उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही कोई ये शब्दों का समूह हमने फ्रेज देखा, ग्रुप ऑफ वर्ड हमने, कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अभी जिक्र किया कि जैसे राम गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, कि राम सुबह जल्दी उठता है। तो कोई भी सेंटेंस होगा शब्दों का समूह, वो एज अ
सेंटेंस उसका फंक्शन होगा, उसमें एक वर्ड, एक पार्ट ऑफ स्पीच ऐसा होगा जो कंपल्सरीली हर सेंटेंस में एसेंशियल होता है। और वो क्या वर्ड हो सकता है कि जैसे लिविंग बीइंग में लाइफ मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, ठीक इसी प्रकार से कोई सेंटेंस होगा उसमें वर्ब की फॉर्म हर बार आएगी आएगी। अगर किसी सेंटेंस में वर्ब नहीं है, वर्ब मीन्स एक्शन वर्ड, किसी एक्टिविटी को डिनोट करने वाला, एक्सप्रेस करने वाला वर्ड, अगर किसी सेंटेंस में वर्ब नहीं है, दैट ग्रुप ऑफ वर्ड कैन नॉट बी कॉल्ड ए सेंटेंस। कि जैसे आपने प्राइमरी क्लासेस में मिडिल क्लासेस तक एक ग्रामर की एक्सरसाइज जरूर देखी होगी, पार्ट्स ऑफ स्पीच बोल देते हैं। उसके पार्ट होते हैं नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, conjunction, and last one is interjection. पार्ट्स ऑफ स्पीच की एक्सरसाइज जूनियर क्लासेस में कभी ना कभी आपके स्कूल में आपने जरूर अटेम्प्ट की होगी। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का मीनिंग क्या होता है, कई बच्चों को ग्रेजुएशन कोर्सेज कर रहे होते हैं, उनके लिए भी चीजें क्लियर नहीं होती। पार्ट्स ऑफ स्पीच माने कोई सेंटेंस, जैसे अभी हमने फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस लिखा, राम गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सेकंड वन सेंटेंस हम ये देख सकते हैं, ही इज अ स्टूडेंट। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है कि इंग्लिश लिटरेचर में कोई भी स्टेटमेंट लिखी है, उसका हर वर्ड पार्ट होता है। स्टेटमेंट मीन्स वो स्पीच का, सेंटेंस का। स्पीच मीन्स कोई सेंटेंस वन, उस सेंटेंस में हर वर्ड का एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है। और इंग्लिश लैंग्वेज के हिसाब से अगर उसको हम एनालाइज करें तो हर वर्ड इन्हीं 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से कोई ना कोई फंक्शन कर रहा होता है। कोई सेंटेंस जैसे राम है, वो या तो एज ए नाउन उस सेंटेंस में इस्तेमाल किया गया हो सकता है, या एज अ प्रोनाउन, या एज अ वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन में से किसी न किसी प्रकार से उसका फंक्शन होता है हर सेंटेंस में। इंग्लिश लिटरेचर में चाहे आप कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं, कोई पोइट्री सेक्शन का कोई टॉपिक देख रहे हैं, कोई न्यूज़पेपर की कोई न्यूज आप पढ़ रहे हैं, तो इंग्लिश लिटरेचर में जो भी आप कंपोजिशन आप देख पढ़ रहे होते हैं, उसमें हर सेंटेंस एज ए स्पीच ग्रामर में पढ़ा जाता है और उसका हर वर्ड उसका एक पार्ट होता है। तो इंग्लिश लिटरेचर में हम देख सकते हैं कि 8 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। एक सेंटेंस में 8 प्रकार के वर्ड्स हो सकते हैं। तो इन्हीं 8 प्रकार के शब्दों में अभी हम देख रहे थे कि जो इसको सीक्वेंस वाइज लिखने की कोशिश करनी है, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, उनको हम उनका सीरियल नंबर हम आगे पीछे कर सकते हैं, क्योंकि ये चीजें हमारे नरेशन की एक्सरसाइज में, वॉइस की एक्सरसाइज में और पर्टिकुलरली क्लॉज की एक्सरसाइज में ये काम आती है। तो वर्ब जो है हर सेंटेंस में कंपल्सरीली एग्जिस्ट करती है। हर सेंटेंस में वर्ब मिलेगी। अगर किसी सेंटेंस में वर्ब नहीं है तो दैट ग्रुप ऑफ वर्ड कैन नॉट बी कॉल्ड अ सेंटेंस। तो सेंटेंस में वर्ब आएगी, ये चीज आपके क्लियर होनी चाहिए। वर्ब के ये ग्रुप, ये फ्रेज के अंदर दैट इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, लेकिन उसके अंदर कंपल्सरली वर्ब आना जरूरी नहीं होता है। तो डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम फ्रेज को इस लिहाज से सेंटेंस से कि सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैज ए क्लियर
meaning also. Phrase is also a group of words, but that cannot expresses a complete meaning, a complete sense. अब किसी सेंटेंस में आप देखते हैं कि हमने ये तो मान लिया कि हर सेंटेंस में वर्ब कंपल्सरीली आती है। अब वर्ब क्या होती है? कोई एक्टिविटी, कोई एक्शन। उस एक्टिविटी एक्शन को अंजाम देने वाला उसका डूअर भी जरूर होता है। हर सेंटेंस में वर्ब आएगी और उस वर्ब का डूअर, उस एक्टिविटी को अंजाम देने वाला कोई सब्जेक्ट भी जरूर मिलता है। शॉर्ट होता है ये। कोई सेंटेंस देखते हैं कि बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। अब उस सेंटेंस में अगर देखा जाए तो खेलने की एक्टिविटी हो रही है। अब खेलने का कोई काम करने वाला हो तभी तो खेला जाएगा, हवा में तो नहीं खेला जाएगा। भाई यहाँ पे कुछ है नहीं कि पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षी होंगे तभी तो उड़ने की एक्टिविटी होगी। वर्ब की मींस एक्शन वर्ड, एक्टिविटी एक्सप्रेस करने वाले वर्ड। उस एक्टिविटी को अंजाम देने वाले, उस एक्टिविटी को करने वाले जो वर्ड होते हैं उसको हम एज ए सब्जेक्ट बोल देते हैं। अब सब्जेक्ट में जो वर्ड होते हैं वो या तो वो वर्ड नाउन हो सकता है या कि फिर उसके सब्स्टिट्यूट के तौर पे प्रोनाउन इस्तेमाल किया जा सकता है। तो किसी सेंटेंस में टू एलिमेंट्स आर मोस्ट कंपल्सरी। इट मीन्स if something has been expressed as a sentence, it must have a verb as well as a subject. These are two most essential elements in a sentence, and we can make these kind of sentence which have only two parts of speech. A subject, as a subject, a noun or a pronoun, and the another one is a verb. We can clear it by giving some examples like birds fly. All these three are example of complete sentence which have complete meaning in itself. Birds fly, पक्षी उड़ते हैं। कि पक्षियों के अंदर एक स्पेशल पोटेंशियल होती है, दे हैव स्पेशल काइंड ऑफ एबिलिटी, कि पक्षी उड़ सकते हैं। हर कोई नहीं कर सकता ऐसा, मछलियां नहीं उड़ सकती जैसे। स्नेक्स ट्रीप, सांप रेंग कर चलते हैं। इंसान चल सकते हैं। तो all of these three sentences have two essential elements. They have fly as a verb. When we can take first sentence, fly, here fly is a verb and bird is a subject. अब प्रश्न ये उठता है कि किसी सेंटेंस में हम वर्ब को कैसे पिक कर सकते हैं। क्योंकि बात मैंने पहले भी मेंशन की है कि किसी सेंटेंस में वर्ब आती ही आती है। और क्योंकि जो एक क्लास देख रहे हैं
वो ज्यादातर मेरे ख्याल से हिंदी स्पीकिंग रीजन से बिलोंग करने वाले हैं। तो इस चीज को, इंग्लिश ग्रामर के इस टॉपिक को हिंदी बेस के माध्यम से क्लियर करना थोड़ा इजी हो जाता है। कि जैसे कोई वर्ब अगर, कोई वर्ड अगर वर्ब होगा, उसका हम हिंदी मीनिंग उठा के देखें तो उसकी फर्स्ट फॉर्म होगी या जो भी उसकी फॉर्म है, उसकी फर्स्ट फॉर्म की मीनिंग के साथ में हम ना ऐड कर देते हैं। कि जैसे यहाँ पे वर्ड लिख रखा है फ्लाई, फ्लाई माने क्या होता है? उड़ना। क्रीप माने क्या होता है? रेंगना। वॉक मीन्स क्या होता है? पैदल चलना, पैरों से चलना। और कोई ऐसे वर्ड लिखे जा सकते हैं, देखे जा सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, कि जैसे खेलना, प्ले मीन्स जैसे होता है खेलना, राइट मीन्स हो सकता है लिखना, सीखना। इन सभी वर्ड्स को अगर देखा जाए तो इनमें एक चीज कॉमन मिलेगी, हर वर्ड के लास्ट में एज अ सफिक्स ना लगा रखा है। प्रेफिक्सिस सफिक्सिस का ग्रामर का टॉपिक होता है, उस हिसाब से हिंदी में अगर देखा जाए तो लास्ट में ना वर्ड लगा, और अगर इस ना वर्ड को हटा दिया जाए तो इससे मिलता जुलता मीनिंग बाकी बचा रह जाता है। ये केवल वर्ब के साथ ही हो सकता है। ये इसकी पर्टिकुलर क्वालिटी केवल वर्ब में ही देखने को मिलती है कि वर्ब के अंदर जो उसकी जो धातु रूप होता है, हिंदी संस्कृत में पढ़ते हैं, उसके साथ अगर ना लगा दिया जाए तो उसके मीनिंग में ज्यादा बदलाव नहीं आता। कि उड़ और उड़ना लगभग मिलता जुलता मीनिंग है, रेंग और रेंगना, चल और चलना, खेल और खेलना, लिख और लिखना, सीख और सीखना। ये पर्टिकुलैरिटी केवल हमें वर्ब में ही देखने को मिलती है, और किसी वर्ड्स के साथ में भी ना हो सकता है, लेकिन ऐसा सेम मीनिंग, लगभग सेम मीनिंग दूसरे वर्ड्स में देखने को नहीं मिलता। कि जैसे फॉर एग्जांपल देखा जा सकता है कि यहां से थोड़ा सा इरेज करते हैं एक बार थोड़ा, कि जैसे कोई वर्ड है नाना, नाना के भी लास्ट में ना था, उड़ना की तरह। काना, बहाना, ये बहाना थोड़ा स्पेलिंग सेम है लेकिन दूसरे अर्थ में इस्तेमाल करेंगे हम। कि जैसे नाना में अगर ना हटा दिया जाए तो बाकी बचे ना का, नाना हमारे कोई रिलेटिव होते हैं, और ना एज एडवर्ब मना करने के अर्थ में। तो ना और नाना के मीनिंग में ना हटाने पे बिल्कुल अलग सा, बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग हमें देखने को मिलता है। वो बात यहां उड़ और उड़ना में, खेल और खेलना, लिख और लिखना में देखने को नहीं मिलती। काना जिसकी एक का खराब हो, अगर ना को हटा दिया जाए, जैसे उड़ना में से ना हटा के उड़ और उड़ना, रेंग और रेंगना, ऐसे का और काना, काफी अलग सा अंतर देखने को मिलता है मीनिंग में। बहाना एक्सक्यूज अर्थ में, कोई प्रिटेक्स्ट करते हैं, किसी बात को टालने के लिए कोई एक्सक्यूज देते हैं। तो बहा और बहाना, एक पानी बहाना अर्थ नहीं इस्तेमाल कर रहे यहां पे बहाना का, कोई बहाने बनाते हैं अपनी किसी कमी को छुपाने के लिए, उस अर्थ में जो हम एक्सक्यूज बनाते हैं, जो प्रिटेक्स्ट करते हैं, उस अर्थ में जो ना हटाने पे बहा, और जो एक्सक्यूज अर्थ में बहाना होता है, उससे बिल्कुल अलग सा मीनिंग इसका देखने को मिलता है। तो कहने का मतलब है ये एक पर्टिकुलैरिटी केवल वर्ब के साथ ही होती है कि इसकी एक सफिक्स ना को छोड़ दिया जाए तो लगभग वही मीनिंग बचा रह जाता है। ऐसा कोई किसी सेंटेंस में कोई शब्द आपको देखने को मिले, उसको आप प्रीडिटरमाइनली डिसाइड कर सकते हैं कि वो वर्ब हो सकती है। कि जैसे अभी के इसी सेंटेंस को दोबारा यहां लिख के देखते हैं, राम स्पीक्स, इसी प्रकार एक सेंटेंस और बना लेते हैं, स्पीक्स द ट्रूथ। कोई भी एग्जाम्पल इसी प्रकार के देखे जा सकते हैं। तो
राम का अगर हिंदी मीनिंग देखें हम, तो राम का नाम आखिरी में ना नहीं आया, उड़ना की तरह, रेंगना की तरह, चलना की तरह, खेलना की तरह। स्पीक माने क्या होता है? बताना, बोलना, कहना। तो इसके आखिरी में ना है, ना हटा के बोल और बोलना, वैसा मिलता जुलता मीनिंग बचा रह जाता है। दी किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो पहले से एक्सप्रेस्ड है, जिसके बारे में पता होता है, आर्टिकल के टॉपिक में ये चीजें कर चुके हैं हम, वैसे कोई स्पेशल इसका पर्टिकुलर अर्थ नहीं होता। तो दी का मीनिंग वह वस्तु वगैरह लगाया जा सकता है। देखना यह है कि इसके आखिरी में ना या तो कुछ भी लगाए, वह वस्तु, अमुक वस्तु, फला व्यक्ति, फला शहर, फला जगह। ट्रुथ माने सच। ना केवल कहा यार इस वर्ड के साथ में, तो इसका मतलब ये वर्ब है। अगर हमने किसी सेंटेंस में वर्ब ढूंढ ली, उसके साथ हु लगा दो, हु अप्लाई कर दो। अगर हु लगा दिया जाए तो हमें सब्जेक्ट मिल जाता है, उस एक्टिविटी का डूअर का पता लग जाता है। कि जैसे सेंटेंस है राम स्पीक्स द ट्रूथ, राम सच बोला करता है, राम सच बोलता है। अब बोलना, इसमें वर्ब हमने ढूंढ ली, और वर्ब तो हर सेंटेंस में पार्ट्स ऑफ स्पीच के इसमें से, जैसे ये सेंटेंस है, इसमें ना ही तो कोई इंटरजेक्शन दे रखी है, ना ही कंजंक्शन है, ना ही कोई सेंटेंस में प्रीपोजिशन है, ना ही कोई एडवर्ब दे रखी है, ना ही कोई प्रोनाउन दे रखा है। लेकिन इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से हर सेंटेंस में अगर कोई ग्रुप ऑफ वर्ड सेंटेंस है, उसमें वर्ब नेसेसरीली अवेलेबल होती ही होती है। ये बात हमें माइंड में रखनी है। तो वर्ब जो हमने ढूंढ ली, पिक कर ली, स्पीक माने बोलना, बोलने वाला कौन है? हु स्पीक्स दीज थिंग्स और हु स्पीक्स द ट्रूथ। बोलने वाला कौन है इस सेंटेंस में? देखा जाए इस सेंटेंस के हिसाब से बर्ड्स तो बोलने वाले नहीं है, ना स्नेक्स बोलने वाले हैं। बोलने वाले इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग कौन है? राम। सब्जेक्ट ढूंढ लिया हमने। बड़ी इजी सी चीजें हैं। पिछली क्लास, अगर आप हाई स्कूल स्टूडेंट्स हैं तो ये चीजें आपके प्राइमरी, अपर प्राइमरी लेवल, मिडिल क्लासेस तक आ चुकी होती है। तो स्पीक माने बोलना, वर्ब की फॉर्म, और बोलने वाला कौन है? राम, सब्जेक्ट। सबसे पहले ध्यान रखना है, एनालाइज, सेंटेंस को एनालाइज करना मीन्स उसको खंड खंड करके, टुकड़े टुकड़े करके, शब्द शब्द करके, स्टेप बाय स्टेप उसको समझते चले जाना। तो हम एनालाइज कर रहे हैं। सबसे पहले हमारा फंक्शन क्या होता है, काम क्या है कि वर्ब को ढूंढना होता है। अगर हमने वर्ब ढूंढ ली, उसके साथ हु लगा के, हु अप्लाई करके, या हिंदी के अकॉर्डिंग कौन लगा के सब्जेक्ट ढूंढा जा सकता है। उस वर्ब के साथ में अगर हमने सब्जेक्ट ढूंढ लिया, तो उसके साथ व्हाट या होम लगा के, क्या या किसे किसको लगा के ऑब्जेक्ट ढूंढा जा सकता है। तो इस सेंटेंस में कि राम क्या बोलता है, जान सकते हैं क्या बोलता है? सच बोलता है। ये इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये क्लोज की एक्सरसाइज सीखने के लिए, क्योंकि हम थोड़ा ये कॉम्पैक्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं। टॉपिक हमारा क्लोज, लेटर्स से देखते चले थे, वर्ड्स, फ्रेजेस, ये टॉपिक हमारे क्लियर होते जाएंगे। एक ही सेशन में हमें क्लोज की एक्सरसाइज देखनी है, तो पहले ये टॉपिक आपके क्लियर होने चाहिए, तभी क्लोज की एक्सरसाइज समझ आ सकती है। तो सबसे पहले अगर ग्रुप ऑफ वर्ड है, उसमें हम वर्ब ढूंढ ले, उसका हिंदी अर्थ या इंग्लिश टू इंग्लिश उसका मीनिंग, उसकी सेंस हम समझ सकते हैं। तो अगर ग्रुप ऑफ वर्ड है और कंप्लीट मीनिंग है, या ग्रामर के हिसाब से देखें, ग्रुप ऑफ वर्ड है, वर्ब है, सब्जेक्ट है, सेंस क्लियर हो रही है, तो दैट ग्रुप ऑफ वर्ड कैन बी कॉल्ड सेंटेंस। इट शुड बी क्लियर इन माइंड। तो सबसे पहले किसी सेंटेंस में हमें वर्ब को ढूंढना होता है। अगर हम वर्ब ढूंढ लेते हैं, सब्जेक्ट ढूंढना होता है। उसके बाद में अगर ऑब्जेक्ट दे रखा है, कई सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट नहीं होता, इंट्रांजिटिव वर्ब्स होती है। ट्रांजिटिव वर्ब होगी, उसके साथ
होम या व्हाट लगा दे तो ऑब्जेक्ट मिल जाता है। कई इंट्रांजिटिव वर्ब होती है जिनके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं होता, फिर भी वो सेंटेंस क्लियर होती है। जैसे यहाँ पे सेंटेंसेस देखिए, पक्षी उड़ते हैं, ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं पड़ी, सब्जेक्ट और वर्ब से सेंटेंस क्लियर है। लेकिन यहां पे अगर इतना बोल के छोड़ दिया जाए राम स्पीक्स, राम बोलता है, तो सुनने वाले को यूं लगेगा कुछ चीज छूटी हुई है, कुछ अधूरा है, स्टेटमेंट में कुछ ना कुछ पार्ट बचा रहता है। तो ये ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब का टॉपिक फिर कभी नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। तो हर सेंटेंस में एक एक वर्ड की भूमिका, उसका फंक्शन हम स्टेप बाय स्टेप करके जान सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, वर्ब को फाइंड आउट करना है, और वर्ब के साथ हु या कौन लगा के हम सब्जेक्ट ढूंढ सकते हैं। सब्जेक्ट वर्ब ढूंढ लिए, क्या या किसे लगा के ऑब्जेक्ट ढूंढा जा सकता है। अब ये नेक्स्ट एक सेंटेंस दूसरा देखते हैं। अब ये दो सेंटेंस हम ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब के फॉर एग्जांपल व्हाइट बोर्ड पे लिखे हैं। कि जैसे नीचे वाला सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस देखते हैं, रवि बॉट अ साइकिल लास्ट वीक। रवि ने पिछले हफ्ते एक साइकिल खरीद ली। बिल्कुल वैसे एनालाइज करते जाएंगे। रवि का अगर हिंदी में अर्थ जानते हैं, रवि, बॉट इसकी फर्स्ट फॉर्म को बोलते हैं बाय, खरीदना, ना आ गया मीन्स वर्ब हो सकती है। ए मीन्स एक, साइकिल, साइकिल को साइकिल लिखा जा सकता है, ना नहीं आ रहा, ये भी साथ में ध्यान। लास्ट वीक माने पिछले हफ्ते, पिछले सप्ताह। तो यहां पे एक ही वर्ड ऐसा है जिसका हिंदी मीनिंग देख रहे हैं तो वर्ब की फॉर्म, खरीदना। बाय मीन्स वर्ब की फॉर्म है, हु लगाएंगे, खरीदने वाला कौन है, रवि, सब्जेक्ट। रवि ने क्या खरीदा, एक साइकिल, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट ढूंढ लिया, वर्ब ढूंढ ली, ऑब्जेक्ट ढूंढ ली। कुछ और शब्दों का समूह दे रखा है तो उनको हम क्या माने, सब्जेक्ट माने, वर्ब माने, कुछ और माने। प्रीपोजिशन कंजंक्शन कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। तो शब्दों का जो समूह एक्स्ट्रा आया होता है उनमें से कुछ शब्द या शब्दों का समूह कई बार कब, क्यों, कहां, कैसे का आंसर बनता है। कि जैसे इस सेंटेंस को देखें, रवि ने साइकिल कब खरीदी, आज खरीदी, कल खरीदी, पिछले साल खरीदी, कब खरीदी। कब का आंसर है, कब खरीदी का आंसर दे सकते हैं कि रवि ने साइकिल कब खरीदी, पिछले हफ्ते। तो कब के आंसर कोई अकेला शब्द या शब्दों का समूह, उसको हम बोल देते हैं एडवर्ब। वो एडवर्ब्स कहलाती है। तो कई बार तो ऑब्जेक्ट के साथ में भी ऐसे एडवर्ब लिखी होती है। कई बार क्या होता है, क्योंकि क्लोज के एक्सरसाइज में एक एडवर्बियल क्लॉज होती है, इस टॉपिक को भी क्लियर करना जरूरी है कि किसी सेंटेंस में वर्ब हर बार होगी, बार बार रिपीट की जा रही है ये बात, हर सेंटेंस में वर्ब मिलेगी। सबसे पहले उसी को फाइंड आउट करना है। सब्जेक्ट मिलेगा, उसका डूअर मिलेगा। वर्ब अगर ट्रांजिटिव है तो क्या या किसे लगाने से, होम या व्हाट लगाने से ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। फिर ऑब्जेक्ट के अलावा भी किसी एक सिंपल सेंटेंस में कुछ ऐसे शब्द हो सकते हैं, कोई शब्दों का समूह हो सकता है, फ्रेज हो सकती है, जो हमें कब, क्यों, कहां, कैसे का आंसर देंगी, वो एडवर्ब कहलाती है। ऊपर वाला सेंटेंस देखते हैं, राम गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो इसके अंदर देखें तो बिल्कुल इसी प्रकार से इसका हिंदी में अर्थ बढ़ाते जाएंगे। राम मीन्स राम, ना नहीं आया, दिमाग में वैसे ही समझते चले जाते हैं। गेट्स अप माने उठना, जागना, खड़े होना। ना आ गया, उठना, जागना, खड़े होना, बिस्तर से उतरना, बिस्तर से बाहर आना, निकलना। ना आ रहा हर बार, चाहे बिस्तर से निकलना बोल दो, चाहे उठना बोल दो, चाहे जागना बोल दो, तो यानी ये वर्ब की फॉर्म है। अर्ली माने जल्दी,
तड़के, तो जल्दी में ना नहीं आए, वर्ब नहीं है। इन माने में ना नहीं आता, दी माने कोई अर्थ नहीं लगाओ, मॉर्निंग माने सुबह है, प्रातः है, इसका भी कोई लास्ट में ना नहीं आता, तो वर्ब की फॉर्म क्या है, केवल यही। राम माने राम, शुरू में देखा ही है। अब उठने वाला कौन है, राम, सब्जेक्ट। इसके साथ हम क्या या किसे लगा के, व्हाट या होम लगा के ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि राम क्या उठता है। कोई आंसर नहीं बन रहा, कोई सेंस ही नहीं बन रही है। राम किसे उठता है, किसको उठता है, कोई आंसर नहीं बन रहा। यानी यहां पे ये जो फ्रेज है जो एज ए वर्ब इस्तेमाल की गई है, ये एक ऐसी वर्ब है जिसके क्या या किसे से कोई आंसर नहीं बन रहा। इस वर्ब को हम इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। थोड़ी देर पहले बोर्ड के ऊपर बर्ड्स, फ्लाई, स्नेक्स, ट्री, फिश, स्विम जैसे सेंटेंस लिखे गए थे, वो यही एक्सप्रेस करते हैं कि कुछ वर्ब ऐसी होती है जिनके पीछे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, फिर भी वो शब्दों का समूह कंप्लीट सेंस प्रोवाइड करता है। तो ये एक ऐसी सेंटेंस स्ट्रक्चर है, ये एक ऐसा शब्दों का समूह है जिसका मीनिंग क्लियर है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है। लेकिन पीछे कुछ शब्दों का समूह लिखा है, तो इसको किस अर्थ में सेंटेंस में हम डिटरमाइन करेंगे, कैसे डिसाइड करेंगे, उनका फंक्शन क्या है कि राम सुबह जल्दी उठता है। तो कैसे देखेंगे, गेट्स अप माने उठना, उठने वाला कौन, राम। राम कब उठता है, सुबह। और सुबह भी लेट इन द मॉर्निंग उठता है कि अर्ली इन द मॉर्निंग उठता है, ये थोड़ा और उसकी डिग्रीज बताइए। उठते तो सभी सुबह है, लेकिन कोई जल्दी उठे वो पॉजिटिव सेंस में लिया जाता है, थोड़ा लेट लतीफी की आदत होती है वो थोड़ा नेगेटिव वे में, वो एक डीमेरिट मानी जाती है। तो कब उठता है, सुबह। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कब, क्यों, कहां, कैसे का आंसर, जो शब्दों का समूह किसी सेंटेंस में एक्सप्रेस करता हो मीनिंग, उसे हम एडवर्ब बोलते हैं। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि लेटर्स मेरे ख्याल से क्लियर होना जाना चाहिए। किसी लैंग्वेज की बेसिक साउंड को लेटर्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हिंदी में कह खे गंगे, ए आ ई वगैरह, इंग्लिश में ए बी सी डी वगैरह, ये लेटर्स, दे आर mere basic sounds of a language. वर्ड्स, अक्षरों का समूह, ग्रुप ऑफ लेटर with a clear meaning is called a word. Phrase, group of word, but does not express complete sense. Keep in particularly in mind that a sentence is also a group of word, a phrase is also a group of word, but phrase does not have some basic elements. Now we can try to explain in what way a sentence is different from a phrase. कि अगर हमने किसी सेंटेंस में, कि फर्स्ट स्टेप यही होता है वर्ब को फाइंड आउट करना, अगर हमने वर्ब को फाइंड आउट कर लिया, उसके साथ हम हु लगा दें, कौन लगा दें हिंदी में, तो सब्जेक्ट मिल जाता है कि राम गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, गेट्स अप वर्ब की फॉर्म, उठने वाला कौन है, राम सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट को एक अलग आइडेंटिटी मान लेते हैं, इसको हम एड्रेस करते हैं मान लीजिए सब्जेक्ट से। सेंटेंस का जितना पोर्शन, जो रिमेनिंग पोर्शन है, उसको एक जिसमें वर्ब भी है, जिसमें कोई एडवर्ब फ्रेज भी हो सकती है, शब्दों का बहुत सारा समूह, जिसमें केवल एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, राम बॉट ए बाइसिकल, बाय द वे यहीं फुल स्टॉप होता। सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी पोर्शन को हम प्रेडिकेट बोल देते हैं। अब सेंटेंस को एक अलग प्रकार से हम
डिसाइड करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि कोई सब्जेक्ट होता है, उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कंपल्सरीली आता है, एसेंशियली आता है। कोई सेंटेंस होगा उसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट होंगे ही होंगे। कोई इंपेरेटिव सेंटेंसेस में कई बार सब्जेक्ट का ओमिशन हो जाता है, लेकिन रियली होता है वो। इन रियलिटी इंपेरेटिव सेंटेंसेस में भी सब्जेक्ट होता है, केवल उसका प्रोनाउंस नहीं करते, उसको लिखते नहीं है केवल। तो हर सेंटेंस में सब्जेक्ट प्रेडिकेट होते ही होते हैं। फ्रेज में ये बात नहीं होती। फ्रेज में वर्ब होगी, सब्जेक्ट नहीं होगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब नहीं होगी, सब्जेक्ट होगा, प्रेडिकेट नहीं होगा, प्रेडिकेट होगा, वर्ब नहीं होगी, अधूरा अर्थ रहेगा। लेकिन सेंटेंस होगा उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों चीजें होती हैं। इसको केवल वर्ब, ऑब्जेक्ट, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन की बातें छोड़ के इसको एक सिंपल तरीके से समझ सकते हैं। एनालाइज करना है तो सबसे पहले वर्ब को फाइंड आउट करना है। उस वर्ब का जो एक्शन वर्ड है उसके डूअर का पता लगाना, वो सब्जेक्ट होता है। बाकी सारा पोर्शन जितना बचा रह जाता है सारे को हम प्रेडिकेट बोलते हैं। तो सेंटेंस को हम इस लिहाज से भी हम उसको डिफाइन कर सकते हैं कि ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड with a complete meaning and also it has a subject as well as a predicate। इसी प्रकार से सेंटेंस को देखा जा सकता है कि बॉट वर्ब थी, सब्जेक्ट है रवि, रवि को छोड़ के बाकी रवि पोर्शन को बोलेंगे सब्जेक्ट, बाकी पोर्शन प्रेडिकेट। अब मेन टॉपिक पे आते हैं क्लोज। क्लोज भी फ्रेज की तरह, सेंटेंस की तरह एक शब्दों का समूह होता है। फ्रेज भी शब्दों का समूह, सेंटेंस भी शब्दों का समूह। फ्रेज से सेंटेंस किस मायने में अलग है कि फ्रेज के अंदर सब्जेक्ट प्रेडिकेट नहीं होते, सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट प्रेडिकेट होते हैं, कंप्लीट मीनिंग होता है, फ्रेज का अधूरा अर्थ होता है। अब क्लोज के अंदर क्या होता है, क्लोज थोड़ा थोड़ा फ्रेज से मिलता जुलता, थोड़ा थोड़ा सेंटेंस से मिलता जुलता, कि सेंटेंस की तरह ही क्लोज के अंदर भी सब्जेक्ट भी होता है, प्रेडिकेट भी होता है। लेकिन इसमें कई बार क्या होता है, एक एक्स्ट्रा वर्ड आ जाता है, एक एक्स्ट्रा ग्रुप ऑफ वर्ड आ जाता है, या कोई पार्ट मिसिंग रहता है। क्लोज में सेंटेंस की तरह ही सब्जेक्ट भी होता है, प्रेडिकेट भी होता है, लेकिन कई बार एक्स्ट्रा वर्ड या फ्रेज आने की वजह से कई बार कोई पार्ट्स सेंटेंस की विशेषताओं वाला छूट जाने की वजह से इसका कहीं ना कहीं अधूरा अर्थ रह जाता है। इसे क्लोज बोल देते हैं। कुछ एग्जांपल से इस चीज को क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि जैसे एक सेंटेंस है, राम वर्क्स हार्ड। राम मेहनत करता है, खूब परिश्रम करता है, लेकिन इसके साथ एक एक्स्ट्रा वर्ड बाय द वे लगा दिया जाए, इफ राम वर्क्स हार्ड, कि अगर राम मेहनत करे, अगर राम मेहनत करे, परिश्रम करे। अब इसके अंदर वर्क पहले इतना ही सेंटेंस, इसको एक बार हमें नोटिस करना है। वर्क माने काम करना, हार्ड माने खूब जोरों से, बड़े अच्छे से, तो माने मेहनत करना, ये वर्ब की फॉर्म। करना, मेहनत करना, परिश्रम करना, वर्ब। मेहनत करने वाला कौन है, राम, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है मींस इतना हिस्सा प्रेडिकेट है, सब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट भी है। लेकिन इसके साथ एक और वर्ड हमने साथ में ऐड कर दिया कि अगर राम मेहनत करता है। अब लिसनर जो होते हैं, सुनने वाले, उनके दिमाग में थोड़ा सा ये रहेगा कि कुछ स्पीकर जो है कुछ और एक्स्ट्रा बताएगा हमें। अगर इतना बोल के सेंटेंस छोड़ दे, केवल इतना बोल ले कि राम मेहनत करता है, अपने आप में कंप्लीट है मीनिंग। लेकिन अगर इसमें यूं इफ ऐड कर दिया कि अगर राम मेहनत करे, यदि राम मेहनत करे, तो यूं लगेगा लिसनर को, पढ़ने वालों को, किसी कंपोजिशन को देखते हैं, सुनने वालों को कहीं ना कहीं यूं लगेगा कि कुछ और बोला जाएगा स्पीकर के द्वारा। यहां पे एक्स्ट्रा वर्ड आने की वजह से क्लोज बन गई, जिसमें सब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट भी है, लेकिन एक एक्स्ट्रा वर्ड आने की वजह से इसका अधूरा अर्थ रह जाता है।
इसको हम बोल देते हैं क्लोज। अब क्लोज की एक खास बात है, ये नेचुरल इसकी विशेषता होती है कि किसी सेंटेंस में बाय द वे एक क्लोज आ जाए, ऑटोमेटिकली दूसरी क्लोज अपने आप से आ जाती है। क्लोज कभी किसी सेंटेंस में अकेले नहीं आती है। एक सेंटेंस में एक क्लोज है, अगर हमने फाइंड आउट कर ली इस सेंटेंस में एक क्लोज है, तो ये कंफर्म होता है कि दूसरी क्लोज मिलेगी ही मिलेगी। कि जैसे इस सेंटेंस को हम एक बार कंप्लीट करते हैं, इफ राम वर्क्स हार्ड, यहां पे फुल स्टॉप लगाने के बजाय कोमा लगा के ही विल गेट अ स्कॉलरशिप दिस ईयर, कि अगर राम मेहनत करे तो इस साल वो स्कॉलरशिप हासिल कर सकता है, वो डिस्टिंक्शन हासिल कर सकता है, वो बहुत अच्छे अचीवमेंट हासिल कर सकता है। तो इसके अंदर ये क्लोज देखिए, तो दूसरा जो रिमेनिंग पार्ट रह गया जिसके साथ भी सब्जेक्ट प्रेडिकेट, ये विल गेट प्राप्त करना ना आ गया, वर्ब की फॉर्म, प्राप्त करने वाला कौन, वह है सब्जेक्ट। राम सब्जेक्ट प्रेडिकेट सब्जेक्ट और बाकी यहां तक सारा पोर्शन प्रेडिकेट। सब्जेक्ट प्रेडिकेट दे रखा है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट दे रखा है एक सेंटेंस में, जिस पोर्शन के साथ, जिस सब्जेक्ट प्रेडिकेट वाले पोर्शन के साथ एक्स्ट्रा वर्ड दिया हो उसको हम बोल देते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। जिसके साथ एक्स्ट्रा वर्ड सब्जेक्ट प्रेडिकेट के फौरन पहले जहां लिख रखा हो उसको हम बोल देते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज, और जिसके साथ एक्स्ट्रा वर्ड नहीं होता, सब्जेक्ट प्रेडिकेट होता है लेकिन उसका कहीं ना कहीं पोर्शन मोस्टली क्या होता है, मिसिंग होता है, उसको हम बोल देते हैं प्रिंसिपल क्लोज। उसको प्रिंसिपल क्लोज बोल देते हैं। एक तो ये दिमाग में होना चाहिए, कोई सेंटेंस अगर अपने अंदर क्लोज समेटे हुए हैं तो उसके अंदर एक क्लोज है तो कंपल्सरीली दूसरी क्लोज मिलेगी ही मिलेगी। अब दोनों क्लोजेस में एक क्लोज को हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरी क्लॉज को बोल देते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज।